हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हिंदी शिक्षण में आज हम यूनिट फर्स्ट के सेकंड पॉइंट के अंतर्गत एक नए कौशल को पढ़ने वाले हैं। वो कौशल है वर्तनी कौशल। हम लोग श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल को पढ़ चुके हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तनी कौशल। आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी कौशल। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्तनी होती क्या है। तो इंग्लिश में आपने एक शब्द सुना होगा स्पेलिंग। ये इस वर्ड से तो आप पूरी तरह से परिचित है ना। स्पेलिंग क्या होता है? इंग्लिश में हम किसी भी शब्द को लिखते हैं तो उसके लिए हम कुछ अल्फ़ाबेट्स कह लो उनका प्रयोग करते हैं, कुछ साउंड्स का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो शब्द हमें अपना सही अर्थ दे पाता है। तो हिंदी में भी वर्तनी मतलब स्पेलिंग की बात हो रही है, ठीक है। स्पेलिंग शब्द को हिंदी में वर्तनी कहते हैं। अब आपके लिए ये वर्ड जाना पहचाना हो गया होगा मेरे बताने के बाद। बाकी यहाँ पे आज यही हमारा टॉपिक है तो आज हम इसी पे ही बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में अगर बात की जाए तो वर्तनी का क्या अर्थ निकलता है। तो वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है वर्ण क्रम। वर्ण क्रम हमारी हिंदी में वर्ण क्या है? हमारी जो स्वर माला है उसमें जितने भी स्वर हैं, व्यंजन हैं, उनको हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णों का क्रम या अक्षर विन्यास। अक्षर विन्यास मतलब विन्यास क्या होता है? जो गैप होता है उसको बोलते हैं। अक्षरों के बीच में अलग अलग अक्षर हैं तो अक्षरों के बीच में क्या है? गैप है। अक्षर विन्यास यानी एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर है तो पहले हम पहले अक्षर की ध्वनि को बोलेंगे और उसके बाद दूसरे अक्षर पर जाएंगे, या लिखते समय हम पहले एक अक्षर को लिखेंगे उसके बाद दूसरे पे जाएंगे। तो ये है अक्षर विन्यास। या तो वर्णों का क्रम या फिर अक्षर विन्यास अर्थात किसी भाषा की शब्द संरचना में ध्वनियों या वर्णों का जिस क्रम में प्रयोग होता है किसी शब्द में, एक मिनट, एक लाइन बीच में से स्किप हो गई, अर्थात किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों का सार्थक क्रम जिससे वह कोई अर्थ दे सके। अर्थ निकलना चाहिए कोई, वर्णों का ऐसा क्रम जो कि सार्थक हो और उसका कोई ना कोई अर्थ निकले। अब दूसरी लाइन में देखिए क्या लिखा मैंने, किसी भाषा की शब्द संरचना में ध्वनियों या वर्णों का जिस क्रम में प्रयोग होता है, एक क्रम होता है, यहाँ पे भी देखो वर्ण क्रम, तो ध्वनियों या वर्णों का जिस क्रम में प्रयोग होता है वही क्रम विशेष उस शब्द की वर्तनी कहलाता है। जो वर्ण का क्रम होता है, जो ध्वनियों का क्रम होता है किसी भी शब्द में, किसी भी भाषा के शब्द में, तो उसे ही हम वर्तनी कहते हैं। वो जो क्रम विशेष है उसका, ये देखो शब्द आया है वही क्रम विशेष। तो किसी भी भाषा में शब्दों में अक्षरों का या वर्णों का जो विशेष क्रम है, एक सीक्वेंस चल रहा है, वही विशेष क्रम उस शब्द की वर्तनी कहलाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कुछ टिपिकलिटी वाला था, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्पेलिंग जो होती है उसको हिंदी में वर्तनी कहते हैं। वर्तनी मतलब किसी भी भाषा के शब्द में जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं, जो ध्वनियाँ प्रयुक्त हुई हैं या जो वर्ण प्रयुक्त हुए हैं, उनका एक सार्थक क्रम होना चाहिए ताकि उनसे कोई अर्थ मिल सके, अर्थ ग्रहण हो सके कोई। तो बस यही वर्तनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वर्तनी के महत्व की बात करते हैं। महत्व क्या है स्पेलिंग्स का? तो भाषा में शुद्धता लाने में उपयोगी। भाषा में शुद्धता लाने में ये पूरी तरह से उपयोगी होती हैं वर्तनी। स्पेलिंग शुद्ध होगी तभी भाषा में शुद्ध होगी, भाषा भी शुद्ध होगी। तो अगर स्पेलिंग सही नहीं होती, वर्तनी शुद्ध नहीं होती है तो भाषा में भी अशुद्धता आ जाती है। तो भाषा में शुद्धता लाने में ये वर्तनी कह लो या स्पेलिंग्स कह लो, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उसके बाद है शुद्ध उच्चारण, पढ़ने सुनने में शुद्धता का विकास। शुद्ध उच्चारण यानी अगर स्पेलिंग सही लिखी होगी, अगर वर्तनी किसी शब्द की सही होगी तो इसका मतलब बच्चे सही सीखेंगे। उच्चारण भी कैसे करेंगे? शुद्ध करेंगे। देखो गलत लिखा होगा तो हम बोलेंगे भी गलत, हम उसको
पढ़ेंगे भी गलत, और सुनने वाला उसको सुनेगा भी गलत। और भाषा को सुन करके सीखा जाता है, अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। तो जब सुनने वाला व्यक्ति उसको गलत ही सुनेगा, क्योंकि हम गलत बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो सीखेगा भी गलत। ओके, तो शुद्ध उच्चारण करने में, पढ़ने में, सुनने में शुद्धता का विकास होता है अगर वर्तनी सही होती है तो। उसके बाद है भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं कि भाषा को हमने बच्चे को सिखाना है, या बच्चे को भाषा का जो ज्ञान देना है, उसके अंतर्गत हमने भाषा के उद्देश्य जो हमारे हैं उनकी पूर्ति करनी है, उनको बच्चे को उनकी प्राप्ति करानी है। अब भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत वही चीज़ है कि बच्चे को नए नए शब्दों का ज्ञान देना है, हमें भाषा में उसे निपुण करना है, उसमें दक्षता लेकर के आनी है। तो ये सारे जो हमारे उद्देश्य होते हैं भाषा शिक्षण के, वो इस वर्तनी की मदद के बिना पूरे नहीं हो सकते। स्पेलिंग्स जब तक शुद्ध नहीं होंगी तब तक हम किसी भी बच्चे को कोई भी शुद्ध भाषा नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट बिंदु है वर्तनी के महत्व में अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण में सहायक। अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण में भी वर्तनी का अपना ही एक महत्व है। अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात कहना, अपने आप को व्यक्त करना, अपने विचारों या अपने भावों को व्यक्त करना। संप्रेषण क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण होता है। तो दोनों का ही अगर अर्थ निकाला जाए तो बातचीत करने की बात हो रही है, दोनों में ही बात की जाती है, किसी एक व्यक्ति के बात के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी समूह के साथ ज़्यादा लोगों से भी की जा सकती है। दोनों ही अभिव्यक्ति या संप्रेषण कहलाएंगे। तो अभिव्यक्ति या संप्रेषण में वर्तनी का क्या महत्व होता है। देखिए, आप कहीं पे अगर कोई बात करते समय, बातचीत करते समय किसी शब्द को अगर अलग तरीके से या गलत तरीके से बोलते हैं तो आप बताओ कि सामने वाले पर आपका वैसा ही इंप्रेशन जाता है, वैसा ही प्रभाव जाता है जैसा कि आप सही शब्द बोलते तो जाता नहीं। एक शब्द भी आगे पीछे करने से जो माहौल है वो बिगड़ सकता है, आपको भी पता है। तो वर्तनी अगर शुद्ध होगी, अगर आपकी स्पेलिंग शुद्ध होगी, कई बार क्या होता है कि हम कोई गलत वर्ड बोल देते हैं तो बहुत ही सीरियस जो है एनवायरनमेंट था तो उसमें भी हंसी का फुट आ जाता है, सब हंसने लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए शुद्ध है कि इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी वर्तनी, हमारी स्पेलिंग कैसी हो, हमारे शब्द कैसे हो, एकदम सटीक हो, एकदम सही हो, एकदम शुद्ध हो। ठीक है, अब मान लीजिए इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति देने के लिए भाषण दे रहा है, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए भाषण दे रहा है, स्टेज पे है। अब वहाँ पे जो वो लिख करके लाया है उसमें कुछ वर्ड जो है वो गलत लिखे हुए हैं तो वो गलत ही पड़ेगा उन्हें। ठीक है, गलत ही पड़ेगा। और अगर सही लिखे हुए हैं तो जिस पर्पस से भी वो भाषण दे रहा है वो पर्पस उसका फुलफिल हो जाएगा। अब इससे संबंधित एक आपको मैं उदाहरण दे देती हूँ। 3 इडियट मूवी आप सभी ने देखी होगी। तो उसमें क्या होता है कि वो जो 3 दोस्त होते हैं, आमिर खान और दो दोस्त जो उसके होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पीच चेंज कर देते हैं। स्पीच चेंज कर देते हैं। स्पीच के अंदर वर्ड्स जो हैं, क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती पढ़ने वाले को, तो उसे नहीं पता होता, उसको तो जो स्पीच पकड़ाई जाती है उसको तो वहाँ जा कर के स्टेज पे वो बोलनी होती है। वहाँ पे आप देखते हो क्या खिचड़ी बनती है, क्या कुछ हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं कि अगर स्पेलिंग्स यानी शब्द अगर शुद्ध नहीं लिखे हुए हैं, अगर आगे पीछे हम वर्णों को या अक्षरों को कर देते हैं किसी शब्द के, तो मतलब भी बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो इस तरह से ये जो शुद्ध वर्तनी होती है उसका महत्व अभिव्यक्ति और संप्रेषण में भी होता है। उसके बाद देखिए अन्य विषयों की पाठ्य वस्तु का शुद्ध ज्ञान। अब ये अन्य विषयों का मतलब क्या है, यानी भाषा के अतिरिक्त जो अन्य सब्जेक्ट्स होते हैं, जो दूसरे विषय होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, इस बात से आप एग्री करते हैं। ठीक है, एक भाषा ही होती है जिसके द्वारा हम जो बाकी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स है, चाहे साइंस है, चाहे SST है ना, इन सबको हम पढ़ाते हैं। इवन यहाँ तक कि दूसरी भाषा सिखाने के लिए हम पहली जो भाषा सिखाई गई है बच्चे को उसका सहारा लेते हैं। इंग्लिश सिखाते हैं बच्चे को तो पहले हिंदी का सहारा लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे एक्सपर्ट करते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे दूसरे विषय यानी कि भाषा के अतिरिक्त जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें पढ़ाने के लिए, उनमें भी ये स्पेलिंग्स वर्तनी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उनका शुद्ध रूप में ज्ञान कराने के लिए हमें इस शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया है वर्तनी का महत्व। अब हम पढ़ेंगे वर्तनी अशुद्धता के क्या क्या कारण होते हैं और इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये है वर्तनी अशुद्धियों के कारण और ये हैं इनके उपाय। हम
क्यों वर्तनी अशुद्धियाँ करते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, इन पे बात करेंगे। और ये है कि किस तरह से हम वर्तनियों को शुद्ध कर सकते हैं, स्पेलिंग को शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला कारण है अशुद्ध उच्चारण। जब हम उच्चरित ही गलत करते हों किन्हीं शब्दों को, तब हम उन्हें लिखेंगे भी गलत। और ये एक कॉमन सी बात है। अगर अशुद्ध उच्चारण किया जा रहा है, अगर बच्चा किसी शब्द को शुद्ध रूप में नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब जब आप उसे उसी शब्द को बोलने के साथ साथ लिखने के लिए कहेंगे, तो वो लिखेगा भी गलत। ठीक है, तो अशुद्ध उच्चारण सबसे बड़ा कारण होता है वर्तनी अशुद्धता का। तो फिर इसके लिए उपाय क्या किया जाना चाहिए? उपाय किया जाना चाहिए कि बच्चे को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देनी चाहिए। जो भी शब्द बच्चा गलत बोलता है, उसे उसी समय रोक करके उसके शुद्ध रूप का ज्ञान कराना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा कारण देखिए, हिंदी वर्णमाला एवं मात्राओं का अपूर्ण ज्ञान। जब बच्चे को मात्राओं का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है, तब भी बच्चा वर्तनी अशुद्धियां करता है। इसलिए बच्चे को क्या करना चाहिए? हिंदी सिखा रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला, जो हमारी वर्णमाला है जिसमें स्वर व्यंजन यानी वर्ण जिन्हें कहते हैं हम, तो वर्णमाला है या मात्राएं हैं, इनका बच्चे को क्या करना है? अगर ज्ञान नहीं है तो हमने इनका पूर्ण ज्ञान देना है बच्चे को। हिंदी वर्णमाला एवं मात्राओं का पूर्ण ज्ञान, ये उपाय है इसके लिए। आगे देखिए, अनुस्वार एवं अनुनासिक का ज्ञान ना होना। बच्चे को जब अनुस्वार कहाँ लगाना है, अनुनासिक कहाँ लगाना है, इन दोनों में भेद नहीं पता होता, अंतर नहीं पता होता, तब भी बच्चे यही गलतियां करते हैं। तो बच्चे को क्या करना है? हमने अनुस्वार और अनुनासिक का ज्ञान देना है। नेक्स्ट है वर्तनी के अभ्यास का अभाव। अभ्यास देखिए, किसी भी चीज को आपने बच्चे को सिखाना है तो अभ्यास जरूरी है। जब बच्चा कभी लिखता ही नहीं है कुछ, तो इसका मतलब वो क्या है? केवल और केवल ऊपरी ज्ञान ले रहा है। तो बच्चे को क्या करें? आप अभ्यास कराएं। अगर वर्तनी का अभ्यास नहीं हो रहा हो, अगर बच्चा कुछ नहीं लिख रहा हो, तब भी बच्चा वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करेगा। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? वर्तनी का अभ्यास कराना चाहिए। आगे है शब्दों को लिखने व सुनने में असावधानी। कई बार हम किन्हीं शब्दों को सुनने में या लिखने में जल्दबाजी करते हैं, असावधानी बरतते हैं, तो जिसकी वजह से वर्तनी संबंधी अशुद्धियां आ जाती हैं। जैसे कि शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, अक्षर का जो क्रम है, वर्णों का जो क्रम है, वो आगे पीछे हो जाता है, या हम क्या करते हैं? मात्राएं गलत लगा देते हैं, जिससे कि उस शब्द का जो सार्थक अर्थ निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है, और इसे ही हम वर्तनी अशुद्धि बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पूरे ध्यान से और सावधानी से शब्दों को सुनना चाहिए। पूर्ण ध्यान व सावधानी पर बल देना चाहिए कि हम क्या करें? शब्दों को जल्दबाजी में ना लिखें, या फिर हम ध्यान से सुन करके फिर ही उनको लिखें। आगे है लिखित कार्य के संशोधन का अभाव। यहाँ पे वही बात हो रही है जो यहाँ पे हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखित कार्य के संशोधन का अभाव। तो देखिए बहुत बार टीचर जो है वो बच्चों को होमवर्क देता है और होमवर्क को वो चेक ही नहीं करते हैं, जिससे बच्चों ने गलतियां कहाँ कहाँ पे की हैं, कौन से शब्द वो गलत लिख के लाए हैं, कौन सी मात्राएं उन्होंने गलत लगाई हैं, ये शिक्षक को पता ही नहीं चल पाता। तो अगर हमने बच्चे में वर्तनी शुद्धता को लेकर के आना है, उसे स्पेलिंग सही तरह से वो लिखे, ऐसा ज्ञान देना है, तो ये ज़रूरी है कि जो होमवर्क वो घर से करके ला रहा है, जो लिखित कार्य वो करके लेके आ रहा है, हमने क्या करनी है? उसकी जाँच करनी है। तो लिखित कार्य का क्या किया जाना चाहिए? जाँच होनी चाहिए। अनुलेख, प्रतिलेख तथा श्रुत लेख द्वारा संशोधन होना चाहिए। अब जब हमें पता चल गया कि ये बच्चा इस वर्ड को गलत लिखता है, इसकी स्पेलिंग अशुद्ध है, वर्तनी सही नहीं है, इस शब्द के बारे में इसको नॉलेज नहीं है, तो आप ये 3 क्रियाएं कर सकते हो। अनुलेख, अनुलेख क्या होता है? अनुलेख मतलब यहाँ पे जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? वैसे ही सही जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। अनुकरण करना, लिखा हुआ है उसको कॉपी करना अनुलेख होता है। ठीक है, फिर देखिए प्रतिलेख। प्रतिलेख क्या होता है? प्रतिलेख जैसे आपने देखा होगा, जब आप स्कूल में थे तो आपके स्कूल में आपको एक सुलेख की पुस्तक लगी होगी, या फिर कई बार आपका शिक्षक, आपका टीचर भी क्या करता है? ऊपर एक लाइन लिख करके दे देता है।
और उसको ही आपको बार बार कॉपी करना होता है। तो इस तरह से उसको बार बार रिपीट करना, उसकी प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति कॉपी, प्रतिलिपि बोलते हैं ना ऐसे वर्ड, तो इसका मतलब हूबहू नकल करना। तो ऊपर जो लाइन लिखी है आप उसको एज इट इज कॉपी करते रहते हैं, तो ये होता है प्रतिलेख। फिर देखिए श्रुतिलेख या श्रुतलेख, ये क्या होता है, श्रुति इसका मतलब होता है सुनना। तो सुन करके जब अध्यापक बोलता है किन्हीं शब्दों को या वाक्यों को और बच्चे क्या करते हैं उसको लिखते हैं, तो इससे भी बच्चों की वर्तनी शुद्ध होती है। ठीक है, तो अनुलेख, प्रतिलेख तथा श्रुतलेख के द्वारा संशोधन किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग ना होना। दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग के बिना जब बच्चे को कुछ सिखाया जाता है तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां अगर हम चाहते हैं बच्चा ना करे तो हम क्या करें, उसको दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करके पढ़ाएं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ये दृश्य श्रव्य साधन क्या होते हैं। तो आप सभी अब बीएड कर रहे हो तो अब आप आगे जब माइक्रो टीचिंग वगैरह करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दृश्य श्रव्य साधन क्या होते हैं। और आगे हमारे जो 4th यूनिट है उसमें हमने पूरी तरह से इन दृश्य श्रव्य साधनों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। दृश्य का मतलब देखा जाने वाला, श्रव्य का मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, और अगर दृश्य श्रव्य लिखा है तो जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऐसी कोई भी मतलब सामग्री जिसे हम देख भी सकें और सुन भी सकें वो दृश्य श्रव्य कहलाएगी। अब देखिए जब हम एज अ टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस सामग्री का, इसे सहायक सामग्री कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। दृश्य सामग्री का मतलब हम जो पाठ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित हम क्या लेके गए हैं, कोई चार्ट बना करके लेकर के गए हैं। उस चार्ट में उस वस्तु को हम दिखा करके बच्चे को समझाएंगे। मॉडल बना के गए हैं। ठीक है, मॉडल क्या होता है, प्रतिरूप होना। जिस वस्तु को हम बच्चे को क्लास में ला करके नहीं दिखा सकते या बच्चे को उसके पास नहीं लेके जा सकते तो उसके मॉडल को तो ला ही सकते हैं ना। तो ऐसे चार्ट मॉडल हो गए। और अगर बात करें श्रव्य की तो श्रव्य के अंतर्गत जैसे टेप रिकॉर्डर, लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कर सकते हो, वो भी श्रव्य सामग्री है। इसी तरह से अगर आप बच्चे को कोई शैक्षिक कार्यक्रम टीवी पे दिखाते हो तो टीवी पे बच्चे उसको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो वो हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री। और इसके अतिरिक्त पीपीटी के माध्यम से आप बच्चे को कोई वीडियो वगैरह दिखा करके फिर सिखाते हैं, फिर उस टॉपिक की जानकारी देते हैं, तो वो आएगा दृश्य श्रव्य सामग्री में। तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री क्या करती है, सहायक होती है बच्चे को कुछ भी सिखाने में। तो जब इनका प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाएगा तो बच्चे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं करेंगे। आगे देखिए क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण, ये बताने की जरूरत नहीं होगी, क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण बहुत सारे बच्चे बहुत सारे शब्दों को गलत प्रयोग करते हैं, लिखते गलत हैं, वर्तनी यानी कि उनकी अशुद्ध होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम हिंदी भाषा के मानक शब्दों का बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं कि हिंदी में ये वाला शब्द है तो आप इसमें अपनी क्षेत्रीय भाषा का शब्द प्रयोग ना करें। आगे देखिए पुस्तकों के मुद्रण की अशुद्धियां। मुद्रण क्या होता है, छपाई जो है, प्रिंटिंग जो है। जब पुस्तकों में गलत जो स्पेलिंग्स हैं, गलत वर्तनी लिखी होती है, किन्हीं शब्दों को गलत लिखा होता है या मिस प्रिंट होता है या मुद्रण सही नहीं है, छपाई सही नहीं है, प्रिंटिंग सही नहीं है, तो बच्चों ने पुस्तक में वो जैसा पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, गलत देखते हैं तो उसको गलत को ही सीख लेते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि हम क्या करें, पुस्तकों के मुद्रण की अशुद्धियों पर बच्चे का ध्यान दें। आप टीचर हो, आपको तो पता है ना वहां पे वो वर्ड जो है गलत लिखा हुआ है, शब्द गलत लिखा हुआ है, तब आप क्या करें, बच्चे को आप बताएं कि ये गलत लिखा हुआ है, आपने ये ऐसे नहीं लिखा जाता, आपने क्या गलत लिखा है, पुस्तक में गलत लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लें। ठीक है, आगे देखिए शिक्षक का श्याम पट पर अशुद्ध लिखना। अब टीचर खुद ही श्याम पट पर जो है वो गलत लिख रहा है तो बच्चे भी क्या करेंगे, उसको गलत ही कॉपी करेंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि शिक्षक क्या करे, श्याम पट पर शुद्ध लिखे। क्योंकि अनुलेख बच्चे क्या करते हैं, शिक्षक जो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है उसको ही कॉपी करते हैं, अनुलेख के रूप में उसको लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे शिक्षक के द्वारा भी कई बार गलत सीख लेते हैं अगर शिक्षक गलतियां कर रहा है। ठीक है, तो हमने ध्यान देना है, एक टीचर ने ध्यान देना है कि उसने ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा, श्याम पट पे लिखेगा, वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि बच्चे
उसी को कॉपी करने वाले हैं। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि अगर आप बच्चों को बोलोगे कि आपके शिक्षक ने बाय मिस्टेक भी कुछ अगर गलत कर दिया हो या ध्यान नहीं दिया हो तो बच्चे उस आपसे डिसएग्री होंगे, एग्री नहीं होंगे। आप बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि हमारे टीचर ने बिल्कुल सही बताया है, तो वो अपने टीचर को ही कॉपी करेंगे, उनकी ही बात को सुनेंगे, आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो इसलिए शिक्षक को क्या करना है, हमेशा शुद्ध लिखना है। तो ये हो गए हैं वर्तनी अशुद्धियों के कारण और साथ में ही उनके उपाय। अब देखिए वर्तनी शिक्षण की विधियों की बात करते हैं। तो वर्तनी शिक्षण के अंतर्गत इन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं हम बच्चे की वर्तनी को शुद्ध करने के लिए। अभ्यास विधि, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, बच्चे को अभ्यास कराया जाए। हम एज अ टीचर ये देखें कि कौन सा स्टूडेंट किन वर्ड्स को गलत लिखता है, उन वर्ड्स का उसको बार बार अभ्यास कराया जाए, उसके सही रूप की उसको नॉलेज दी जाए, ज्ञान दिया जाए। इसके बाद देखिए खेल विधि। खेल विधि के माध्यम से भी हम बच्चे की वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आप बच्चे से शब्द अंत्याक्षरी करवा सकते हो, ठीक है। जैसे बच्चे को कुछ शब्द दे दिए जाएं, बच्चे को ये कहा जाए कि इन वर्णों से आप शुद्ध या सार्थक शब्द बनाइए, या शब्द अंत्याक्षरी जैसे करवा दिए जाएं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे खेल हैं शब्दों से संबंधित, जिससे हम बच्चे को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान दे सकते हैं। ब्लॉक्स भी आते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स के द्वारा बच्चे को जोड़ जोड़ करके उनको क्या बनाना है, शब्द बनाना है। मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा बच्चे को इजीली खेल खेल में, और शुद्ध वर्तनी का भी ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है प्रतिलेखन विधि। मैं बता ही चुकी हूँ आपको प्रतिलेखन विधि का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिलेख यानी आप जो बच्चा जो भी शब्द वर्तनी जिनकी भी शब्दों की गलत लिखता है, स्पेलिंग गलत लिखता है, आप उसको क्या करें, लिख करके दे दें, और फिर आप उसको बार बार कॉपी करने के लिए कहें। जब वो 10-15 बार उसको लिखेगा, 20 बार लिखेगा, तो उसका शुद्ध रूप वर्तनी जो सही है उसको वो फॉलो करने लगेगा, सीख जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है श्रुति लेखन। अभी मैंने बताया आप बच्चे को शुद्ध लेख करवाएं। आप बोलें शब्दों को, बच्चे को लिखने के लिए कहें। आप बोलें सेंटेंसेस को, बच्चे को लिखने के लिए कहें। तो इससे भी उसमें बहुत सुधार आएगा। इसके बाद देखिए शब्दकोश विधि। बच्चे को आप डिक्शनरी का प्रयोग करना सिखाइए। डिक्शनरी में ही कोई वर्ड कैसे लिखा जाता है हमें इसकी नॉलेज होती है, तो चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है, आप बच्चे को डिक्शनरी का, शब्दकोश का प्रयोग करना सिखाएं। तो शब्दकोश के प्रयोग के द्वारा भी बालक वर्तनी अपनी शुद्ध करने लग जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास है वर्तनी परीक्षण विधि। वर्तनी परीक्षण विधि, जैसे कि मैं पहले ही आपसे बात कर चुकी हूँ कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा स्टूडेंट किन शब्दों को गलत लिखता है, तब तक आप उसे शुद्ध नहीं कर पाओगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी मात्रा में प्रॉब्लम है या किस शब्द में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करें, टाइम टू टाइम स्पेलिंग से रिलेटेड उनका कोई ना कोई परीक्षण ज़रूर लें, टेस्ट ज़रूर लें। अब यहाँ पे मैंने कुछ इसके टाइप्स यहाँ पे बताए हैं, ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए जैसे एक प्रकार का ये वर्तनी परीक्षण विधि में आता है तरीका इसका पुनः स्मरण परीक्षण। आपके सामने लिखा हुआ है पुनः स्मरण परीक्षण, यानी हमने बच्चे को कितना याद है कोई वर्तनी कैसे लिखी जाती है, या कोई अक्षर कोई शब्द कैसे लिखा जाता है, उसकी स्पेलिंग कितनी याद है, ये चेक करने के लिए हम पुनः स्मरण परीक्षण करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है जन्म, अब बच्चे को यहाँ पे इसका शुद्ध रूप लिखना है। तो ठीक है, तो जैसे इसका शुद्ध रूप हमें पता ही है, अब क्या करना है, उसको न को स्वर रहित बनाना है, आधा बनाना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये वर्ड है, हमें शुद्ध रूप लिखना है, इसका स्त्री शब्द लिखना है। इसी तरह से एक होता है रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण, बीच में खाली छोड़ा हुआ है, बच्चे को ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होगा, ऐतिहासिक। अब बच्चे को पता होना चाहिए कि यहाँ पे है ऐतिहासिक, फिर त को बड़ी की मात्रा भी नहीं लगानी, छोटी की लगानी है। फिर देखिए यहाँ पे वर्ड है ऐश्वर्य, तो क्या होगा, ये ऐश्वर्य, आधा श आना है, यानी स्वर रहित श आएगा, उसको पता होना चाहिए। फिर मिलान परीक्षण आप कर सकते हो। मिलान परीक्षण यहाँ है स्वजन, स्वजन और फिर है सकल, स्वजन, स्वजन और सकल। अब देखिए यहाँ पे अगर आप अंतर देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, आधा स है और इधर आधा श है।
तो बच्चे को यहाँ पे मिलान करने के लिए देखना है कि आगे उसके मीनिंग्स क्या हैं। संपूर्ण, आत्मीय जन और कुत्ता। तो सबसे पहले स्वजन, स्व माने अपने जन, अपने जन मतलब आत्मीय जन। फिर है स्वजन, स्वजन बोलते हैं कुत्ते को। फिर है सकल, यानी कि इसकी संपूर्ण से मिलान होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा आप जो होता है ना कि बहुत सारे एक लाइन के अंदर 4 एक ही शब्द को लिखा जाता है अलग अलग मात्रा लगा करके, और बच्चे को जो सही वाला है उस पे गोला लगाना होता है। तो ऐसे वाले प्रश्न भी वर्तनी परीक्षण विधि के अंतर्गत ही या टेस्ट में ही ये आते हैं। तो ये हो गई है वर्तनी शिक्षण की विधियां। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में वर्तनी कौशल से संबंधित मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे चुकी हूँ। वर्तनी कौशल क्या होता है, उसका क्या तात्पर्य है, अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है, वो बता चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आपको वर्तनी का महत्व करा दिया, वर्तनी अशुद्धियों के क्या कारण होते हैं, उपाय क्या होते हैं, और उसके साथ ही वर्तनी शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। इतना हम आज की क्लास में जान चुके हैं। तो वर्तनी कौशल के बारे में हमें इतनी ही जानकारी लेनी है। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर हम एक बार मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।